गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और नॉवल देखेंगे 1984। 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, हम सबको पता है। थोड़ा सा जॉर्ज ऑरवेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉर्ज ऑरवेल का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो इंडिया में पैदा हुए, बिहार में। ही वॉज बॉर्न इन बिहार के मोतीहारी करके एक जगह है, मोतीहारी में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब वो सिर्फ 1 साल के थे, 1 सवा साल के, तो उनके फादर सिविल सर्विसेज में थे, इसीलिए वो लोग इंडिया आए थे। तो फिर वो 1 साल के बाद लंदन शिफ्ट हो गए थे। तो ही वॉज बॉर्न इन 1903, जून 1903 में इनका जन्म हुआ था और डेथ हुई उनकी 1950 में। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनका एक बार उनको गोली भी लग गई थी उनके गले में। तो फिर वो बहुत बच गए थे, तब से उनकी आवाज़ ख़राब हो गई थी। एक और बात है कि उन्होंने गोट्स पाली हुई थी और एक गोट से उनको बहुत अटैचमेंट था, जिसका नाम उन्होंने म्यूरल रखा था। तो इस तरह सा उनकी लाइफ में रहा, और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑथर। और ये जो जॉर्ज ऑरवेल, जो उनका पेन नेम था, तो ये ऑरवेल रिवर उनके वहाँ थी, जो उनको बहुत पसंद थी वो रिवर। तो उस रिवर के कारण उन्होंने अपना पेन नेम, ये उनका पेन नेम था, ये उन्होंने रखा था पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल। तो चलिए देखते हैं क्या है नॉवल। The novel 1984 by George Orwell is a chilling depiction of dystopian totalitarian future, है ना। chilling depiction, chilling is frightful, right? Frightened, right? Depiction of dystopian, right? So that's a dystopian is disordered, right? Disturbed. Totalitarian future. Totalitarian means this is the main key idea of this novel. Totalitarian means this a total that's a power in someone's hand. क्योंकि जब एक पार्टी के हाथ में पावर आ जाता है और पूरा देश मान लो एक पार्टी से कंट्रोल होता है, तो दैट इज़ टोटल पावर हम कह सकते हैं। तो उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। तो ये जो नॉवल है, ये बड़ी डराने वाली डिपिक्शन है इसमें कि एक सोसाइटी कितनी डिस्टर्ब है, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है और प्रिवेसी नहीं है लाइफ में, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आपकी पूरी लाइफ मॉर्निंग टू इवनिंग किसी के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में, किसी के अंडर में कंट्रोल्ड में हो आप, तो फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। इट फॉलोज द लाइफ एंड इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ वन मैन, विंस्टन स्मिथ, who attempts to rebel against the all powerful party, right? ये जो स्टोरी यहाँ पर, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हीरो हीरोइन नहीं है, पर ये जो नॉवल है, इसमें लाइफ और इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन और उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ वन मैन, है ना। तो किसका डिस्ट्रक्शन है? विंस्टन स्मिथ, जो इसका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। एंड वो क्या करता है? रिबेल अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है पार्टी के। तो उसको कैसी सज़ा मिलती है, बड़ी डराने वाली, इसीलिए उन्होंने लिखा कि चिलिंग डिपिक्शन है इसमें, है ना। बहुत डराने वाला एक कैसा ट्रीटमेंट विंस्टन स्मिथ को मिलता है, ये इस नावल में दिया हुआ है। ये नावल बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कवर्स द स्पार्क ऑफ रिबेलियन, कि उसको जैसे ही लगता है कि नहीं, मैं अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों नहीं जा सकता, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो द फॉरबिडन अफेयर एंड द ब्रदरहुड ट्रैप, कि कैसे वो अफेयर चलाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, फिर भी उसका अफेयर चलता है।
और फिर उसको ब्रदरहुड पार्टी कैसे अपने कंट्रोल में, कैसे ट्रैप में लेती है। दिस इज सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो है वो है टॉर्चर एंड सबमिशन, कि कैसे टॉर्चर किया जाता है उसको और फाइनली वो सबमिट करना पड़ता है, वो खुद को सरेंडर करना पड़ता है, कैसे किन सिचुएशंस में वो अपने आप को सरेंडर करता है। इस तरह से 3 पार्ट्स हैं इस नावल के। और फिर कंक्लूजन है। कंक्लूजन है विक्ट्री ओवर सेल्फ। खुद को खुद से जब कैसे वो विक्ट्री उसको मिलती है और कैसे जीतता है वो, तो दैट इज़ समथिंग अबाउट द नावल। तो आज हम बिल्कुल बेसिक, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करें, बहुत जनरल आइडिया है ये इतने टेक्स्ट से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। द स्टोरी सेट इन एयर स्ट्रिप 1, फॉर्मली ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो स्टोरी है वो कहाँ चल रही है, एयर स्ट्रिप 1 में चल रही है, जो फॉर्मली ग्रेट ब्रिटेन था पहले, वहाँ पे ये स्टोरी इज टेकन प्लेस। अ प्रोविंस ऑफ द सुपर स्टेट, है ना, प्रोविंस ऑफ द सुपर स्टेट ओशानिया, राइट। तो ये ओशानिया जो है, यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, सुपर स्टेट है वो ओशानिया। तो यहाँ पे विच इज़ परमानेंटली एट वॉर विथ द अदर 2 सुपर स्टेट्स, यूरेशिया एंड ईस्ट एशिया। तो आप इसको ऐसा समझो कि पूरी नॉवल में 1984 का फ्यूचर जो है, 1984 3 सुपर स्टेट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? ओशनिया, यूरेशिया और ईस्ट एशिया। ये जो है, ये 1, 2 एंड 3, ऐसे 3 सुपर स्टेट्स में ये कंट्री, ये वर्ल्ड डिवाइडेड है ना। ओसेनिया इज रूल्ड बाय द पार्टी। ओसेनिया में क्या है, वहाँ पे ओसेनिया में एक पार्टी के नाम से पार्टी है, बस सिंपल पार्टी, whose omnipresent yet never physically seen leader is बिग ब्रदर। इस पार्टी का जो लीडर है उसका नाम है बिग ब्रदर, जो कभी भी फिजिकली दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सब तरफ है, सब जगह व्याप्त है वो। उसका एक खौफ है, उसका एक डर है बिग ब्रदर का, जो जिसके पोस्टर्स लगे हैं और कॉइन्स में उसका फ़ोटो है। उसका फ़ोटो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी उसकी मुस्टैच है, राइट। और वो जो पर्सन है, बहुत बस उसकी कुछ इतना ही समझो दिख रहा है, बड़ी बड़ी मूछें उसकी है, राइट। लेकिन और सब जगह लिखा है बिग ब्रदर, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, इज वॉचिंग यू, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ऐसा सब जगह लिखा है। लेकिन बिग ब्रदर कभी दिखते नहीं है, ठीक है। तो ये एक डर है, एक खौफ है बिग ब्रदर का, राइट। इस तरह से है। अब क्या है कि द पार्टी मेंटेन्स एब्सोल्यूट कंट्रोल थ्रू constant surveillance via telescreen, two-way television screen and the terror of thought police। तो जो कॉमन जो लोग हैं वहाँ पर, उनको पार्टी कैसे कंट्रोल करती है? थ्रू कांस्टेंट सर्विलेंस ऑफ वाया टेलीस्क्रीन। सब जगह पूरे घरों में टेलीस्क्रीन लगे हुए हैं, टू वे टेलीविजन स्क्रीन, जिसमें आवाज़ भी आती है और जिसमें आपकी हर बात उनको दिखती है। आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे क्या मूव कर रहे हो, किस तरह से रह रहे हो, आपका सारा मूवमेंट जो है वो टेलीस्क्रीन से कंट्रोल हो रहा है और वो गवर्नमेंट के अंडर में है।
और एक टेरर है थॉट पुलिस का, कि आपने कुछ गलत किया, अगेंस्ट में गए, कुछ भी उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में गए, तो एक डर दिखा के रखते हैं जिसका नाम है थॉट पुलिस, कि आप सोचने में भी आपका कंट्रोल नहीं है। अब क्या होता है, द ऑफिशियल पार्टी आइडियोलॉजी इज इंगोस्क, है ना। क्या है ये भी समझना पड़ेगा कि उनकी आइडियोलॉजी इंगोस्क है। ये वन वर्ड में आ सकता है। तो इंगोस्क का मतलब है इंग्लिश सोशलिज्म, राइट। और क्या है इंगोस्क इंग्लिश सोशलिज्म? बहुत सारे पैराडॉक्स, जिसमें मेन है यहाँ पे एनकैप्सुलेटेड इन द थ्री स्लोगन्स। कौन कौन से थ्री स्लोगन? वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। सब पैराडॉक्स। वॉर पीस कैसे हो सकता है? फ्रीडम इज, आप स्लेवरी में हो। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रेंथ हमारी है इग्नोरेंस, राइट। तो ये तीनों पैराडॉक्सिकल स्लोगन्स जो है वो इस पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिसको वो शॉर्ट में कहते हैं इंगसॉक। इंगसॉक मतलब इंग यहाँ पर इंग्लिश के लिए है, और सॉक है ना, तो सोशल, इंग्लिश सोशलिज्म। क्योंकि ये इंग्लिश ओसेनिया जो है, ओसन ये इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं यहाँ पर, इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं, ठीक है। चलो, अब द प्रोटैगनिस्ट विंस्टन स्मिथ इज अ लो रैंकिंग मेंबर ऑफ आउटर पार्टी, है ना। यहाँ पे तीन पार्टी है। एक तो है पार्टी, एक है इनर पार्टी, इनर पार्टी, और एक और है दैट इज आउटर पार्टी, आउटर पार्टी। तो ये जो पर्सन है ये आउटर पार्टी का मेंबर है, मतलब ये विंस्टन स्मिथ आउटर पार्टी का मेंबर है, ठीक है। चलिए, तो पर ये लो रैंकिंग मेंबर ऑफ आउटर पार्टी है, ज़्यादा बड़ा इसका ओहदा नहीं है। हु वर्क्स एट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, ये भी एक पैराडॉक्स है। क्या है? मिनी ट्रू करके, मिनी ट्रू का फुल नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है, छोटा सा लो रैंकिंग मेंबर है, और रहता भी बहुत स्क्वालिड अपार्टमेंट में है, क्वाइट है, ज़्यादा बात नहीं करता। विंस्टन स्मिथ क्वाइट है, राइट, एंड लिव्स इन स्क्वालिड अपार्टमेंट, विक्ट्री मैंशन करके स्क्वालिड अपार्टमेंट है, जिसका नाम है विक्ट्री मैंशन, है ना। विक्ट्री मैंशन में ये रहता है, जो बहुत गंदा और टैटर्ड अपार्टमेंट है, उसमें ये रहता है। हिज जॉब इज़ टू कॉन्स्टेंटली रीराइट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अच्छा, देखने में भी बहुत कमज़ोर दुबला पतला है, ये इसका मतलब फिजिक है, और ये इसकी स्टेटस है। अब इसका जॉब क्या है? टू कॉन्स्टेंटली रीराइट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। एक तरह से रीराइट करना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का मतलब टैम्परिंग करना, या उसको उसको बदलना, हिस्ट्री को, है ना। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखता है ये, क्योंकि ही इज़ मास्टर इन राइटिंग, बहुत अच्छा राइटिंग में, बहुत एक्सपर्टीज़ है उसकी। एंड photographs to ensure that the past always conforms to the party's current ideology। मतलब इसका काम है कि हिस्ट्री को चेंज करना और लोगों को ये दिखाना कि पास्ट जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो क्या है कि हमेशा पास्ट ऑलवेज कन्फर्म्स टू द पार्टीज करंट आइडियोलॉजी। मतलब जो पास्ट है और करंट है, प्रेजेंट है,
मैच करता है, ऐसा हिस्ट्री को चेंज करके दिखाना है कि आज जो हम काम कर रहे हैं हम वो पहले भी करते थे, हमारी पार्टी पहले भी ऐसे ही वॉच करती थी और सब करती थी। तो ये हिस्ट्री को चेंज करने का काम करता है। फिर दिस मैनिपुलेशन ऑफ रियलिटी एंड मेमोरी इज नोन एज डबल थिंक। तो ये जो मैनिपुलेशन रियलिटी में चेंज कर रहा है ये, है ना, एंड मेमोरी इज नोन एज डबल थिंक, उसका भी नाम है कि दो बार सोचो, है ना, लिखने के पहले बोलने के पहले दो बार सोचो। तो ये भी एक टर्म है जो पार्टी ने दिया है और लोगों को ये सारे टर्म्स वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। तो डबल थिंक इसको कहते हैं। अब विंस्टन जो है, विंस्टन सीक्रेटली डिस्पाइसेस द पार्टी and longs for a time when freedom and independent thought existed। अब विंस्टन तो खुद ही घुट घुट के काम कर रहा है यहाँ पे। तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा हेट करता है पार्टी के आइडियोलॉजी से, पार्टी के लोगों से। और वो सोच रहा है, ही लॉन्ग्स फॉर अ टाइम, वो सोचता है कि एक बार एक दिन ऐसा आएगा जब फ्रीडम होगी, फ्रीडम हमारी इंडिपेंडेंट थॉट की, हम अपना इंडिपेंडेंट सोच पाएंगे, इंडिपेंडेंटली हम काम कर पाएंगे, सोच पाएंगे, ऐसा वो सोच रहा है। हिज रिबेलियन बिगिंस विथ टू इलीगल एक्ट्स। तो वो वहाँ पर कुछ निर्णय लेता है जो पार्टी के अगेंस्ट में जाकर वो निर्णय लेता है। तो ये क्या करता है, इसका जो रिबेलियन है, इसका विद्रोह जो है वो दो चीज़ों से शुरू होता है। क्या क्या है वो? पहला तो ही बाइज अ ब्लैंक बुक फ्रॉम एन एंटीक शॉप इन अ प्रोल। अब ये सबसे बड़ा, क्योंकि डायरी एंट्री अलाउ नहीं है, आप अपनी डायरी में पर्सनली कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन यह क्या करता है, एक डायरी या ब्लैंक बुक खरीदता है। और वो कहाँ से खरीद रहा है? एक एंटीक शॉप है, इन अ प्रोल। प्रोल मतलब प्रोलिटेरियन, प्लोरिटेरिएट, प्लोरिटेरिएट मतलब ये बहुत बड़ा एक शॉप है जो गरीबों की, लोअर स्टेटस, लो स्टेटस के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक शॉप है जिनको प्रोल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोलिटेरिएट मतलब प्रोल का ही शॉर्ट फॉर्म है, प्रोलिटेरिएट का ही शॉर्ट फॉर्म प्रोल है। और इसका मतलब होता है लो स्टेट के लोग, है ना, लो रैंक के लोग रहना। तो इसमें यहाँ पे जो जनता है वो ओशियानिया में 85 प्रोल्स रहते हैं, मतलब एक तरह से सारा कंट्रोल उन्हीं का है। ठीक है, और कुछ उसमें 2% हैं जो इनर पार्टी और 13% आउटर पार्टी के मेंबर्स हैं, ऐसा इस तरह से दिखाया है इसमें। तो अब क्या होता है कि ये जो कॉमन मतलब लो रैंक के लोग रहते हैं वहाँ एक शॉप है और वहाँ से ये पहला जुर्म करता है विंस्टन कि वहाँ से ये एक डायरी खरीदता है। अब खरीद तो लेता है वो, नेबरहुड एंड बिगिंस कीपिंग अ सीक्रेट डायरी राइटिंग, है ना। तो ये क्या करता है, वो डायरी खरीदता है प्रोल नेबरहुड से और वहाँ से सीक्रेट डायरी, कीपिंग अ सीक्रेट डायरी, और उसको डायरी बनाता है और उसमें लिखना शुरू करता है। तो क्या लिखता है? डाउन विथ बिग ब्रदर, है ना, दिस इज़ द अल्टीमेट क्राइम, थॉट क्राइम। और वो बिग ब्रदर जिसका इतना रौब है, मैंने बताया कि बिग ब्रदर हर जगह इनका फोटो लगा है ना, बड़ी बड़ी मूछें हैं। और वो कभी दिखता नहीं है बिग ब्रदर, पर सब जगह लिखा है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। लोग डरे हुए हैं, खौफ खाते हैं उससे। तो ये क्या करता है कि डायरी लेता है और उस डायरी में लिख रहा है कि डाउन विद बिग ब्रदर, है ना, जो कि बहुत कपाने वाला डर है। दिस इज़ द अल्टीमेट क्राइम, और ये बहुत बड़ा क्राइम है जिसको उन्होंने नाम दिया है पार्टी ने थॉट क्राइम।
तो ये पहला गुनाह करता है। दूसरी बात, ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद ओब्रायन, अ पावरफुल इनर पार्टी मेंबर whom Winston believes is secretly an intellectual rebel and a member of the legendary underground resistance movement known as the Brotherhood, led by the party's arch enemy Emmanuel गोल्डस्टीन। देखो, पहला तो डायरी खरीद के गलती की लिखना, और वो भी बिग ब्रदर के अगेंस्ट में लिखना डायरी में, तो पहला बहुत बड़ा जुल्म। दूसरा, इसमें एक कैरेक्टर है ओब्रायन, जो कि इनर पार्टी का बड़ा पावरफुल मैन है, और विंस्टन उसको बहुत लाइक करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है, वो बिलीव करता है कि ये जो पर्सन है ओब्रायन, ये सीक्रेटली इंटेलिजेंट है, और ये भी पार्टी से रिबेल करता है, अगेंस्ट में है पार्टी के, और मेंबर ऑफ द, किसका मेंबर है वो? एक ब्रदरहुड करके पार्टी है। जैसे नाम है कि लोग कहते हैं ना, बहुत सारी पार्टीज हमारे यहाँ एजेंसीज हैं, जैसे मान लो आरएसएस फॉर एग्जांपल, तो उस तरह की एक पार्टी है ब्रदरहुड। और आरएसएस तो गवर्नमेंट के फेवर में है समझ लो, पर मान लो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सीक्रेटली कोई पार्टी, कोई एजेंसी, कोई ऐसे ग्रुप बन जाता है, और बनते रहते हैं, हर कंट्री में बनते हैं, तो उसको ज्वाइन करना, मतलब आप दिखा रहे हो कि आप गवर्नमेंट के साथ हो। मान लो कि कोई आज अभी एनडीए गवर्नमेंट है, और बीजेपी का कोई मेंबर बीजेपी के ही अगेंस्ट चलने वाली कोई एक सीक्रेट पार्टी बनी है, उसके फेवर में हो, ताकि ये सरकार गिर जाए, लेकिन वो ऊपरी तौर पे दिखा रहा है कि वो बीजेपी का मेंबर है। इस तरह से आप समझ सकते हो उसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पर्सन है, जो विंस्टन स्मिथ है, ये सोचता है कि ओब्रायन भी ऐसे ही है, कि वो है तो इनर पार्टी का मेंबर, लेकिन वो ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, जो कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में है ना। और इसको कौन लीड कर रहा है? लेड बाय द पार्टीज आर्क एनिमी, और वो कौन है? इमैनुअल गोल्डस्टीन, जो कि इमैनुअल गोल्डस्टीन के साथ में है। तो ये दूसरी गलती करता है, ओब्रायन पे ट्रस्ट करता है। तो पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि विंस्टन स्मिथ जो है, वो पहला उसको रिबेल कर रहा है, वो पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, डायरी एंट्री करता है, और ओब्रायन पे पहली गलती डायरी एंट्री, है ना, और दूसरी गलती ओब्रायन पे ट्रस्ट करना, ओब्रायन पे ट्रस्ट करना, ये इससे गलती होती है। अब पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 में फॉरबिडन अफेयर, अफेयर करना ही बहुत बड़ी गलती है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप अफेयर करने का, और ये क्या करता है? अफेयर कर लेता है ना। तो आप इवन नॉर्मल हस्बैंड वाइफ और कपल्स भी सेक्स नहीं कर सकते। सेक्स सिर्फ बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए थॉटलेस होके आपको करना है। आप इमोशनल नहीं हो सकते, लव मेकिंग नहीं कर सकते, ऐसा वहाँ पे रूल है। और फिर उसमें अफेयर करना तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये क्या करता है विंस्टन स्मिथ? ये जो अफेयर फॉरबिडन है, तो ये उससे अफेयर करता है, लव अफेयर करता है, एंड फिर कैसे ब्रदरहुड के ट्रैप में आ जाता है, देखते हैं। विंस्टन्स लाइफ चेंजेस व्हेन ही मीट्स जूलिया। तो इसकी जो हीरोइन है वो जूलिया है। तो जब जूलिया इसकी लाइफ में आती है, यंग वुमेन हु वर्क्स इन मिनी ट्रू इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, है ना, उसमें ये भी काम करती है। तो इससे जब विंस्टन मिलता है, विंस्टन इनिशियली सस्पेक्ट्स हर ऑफ बीइंग अ स्पाई फॉर द थॉट पुलिस। तो ये उसके ऊपर शक करता है, उसको लगता है कि ये थॉट पुलिस के लिए काम करती है, और ये वहाँ की स्पाई है, उनकी मैसेंजर है।
जब जूलिया से ये फर्स्ट टाइम, क्यों जूलिया क्या करती है एक दिन ऑफिस में कि शी स्लिप्स हिम अ फोल्डेड नोट इन विच इट इज़ रिटन आई लव यू। तो ये ऑफिस में काम कर रही होती है और विंस्टन स्मिथ को देखती है, तो उसको एक छोटा सा नोट चुपचाप से एक स्लिप में लिख के और खसका देती है, जिसमें लिखा रहता है आई लव यू। पर विंस्टन स्मिथ शुरू में तो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो जूलिया है ये ब्लैक हेयर है और अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल है, तो इसको लग पसंद तो आती है वो, पर इसको डर लगता है कि ये किसकी स्पाई है, थॉट पुलिस की स्पाई है ये, ऐसा सोचता है। लेकिन जब वो उसको स्लिप देती है तो फिर विंस्टन से प्यार करने लगता है। दे बिगिन अ सीक्रेट फॉरबिडन लव अफेयर, है ना। तो ये है तो फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड है, मना है, पर ये जूलिया से प्यार करने लगता है। जूलिया, हु इज pragmatic and focus on rebellion for personal pleasure, arranges clandestine meetings in the countryside. जूलिया बाय नेचर कैसी है, बहुत pragmatic है, बहुत प्रैक्टिकल है, एंड फोकस्ड ऑन रिबेलियन फॉर पर्सनल प्लेजर, और वो रिबेलियंस को फोकस करती है क्योंकि उसको मज़ा आता है, तो वो उनका साथ देती है। अरेंजेस क्लैंडस्टीन मीटिंग्स इन कंट्री साइड, और चुप चुप के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो रिबेलियंस हैं उनके साथ बाहर कंट्री साइड में मीटिंग करती है। देयर फिजिकल रिलेशनशिप इज एन एक्सप्लिसिट पॉलिटिकल एक्ट, a violation of the party's efforts to suppress sexuality and channel all passion into party loyalty। तो ये जो लड़की, फिजिकल रिलेशंस तो बहुत बड़ा क्राइम है समझो, तो ये फिजिकल रिलेशन फिर भी बनाते हैं, है ना। और जो पॉलिटिकल एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है, एंड वायलेशन ऑफ पार्टीज एफर्ट्स टू सप्रेस सेक्चुअलिटी, कि सेक्चुअलिटी को सप्रेस करती है पार्टी, बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, एंड चैनल ऑल पैशन इनटू पार्टी लॉयल्टी, और पार्टी जो है वो अ, बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। और तो जो लॉयल है पार्टी का वो सोच भी नहीं सकता कि रिलेशन, फिजिकल रिलेशंस के बारे में। अब क्या आता है, टू हैव अ सिक्योर प्लेस टू मीट। तो पहले तो ये कभी कंट्री साइड में बाहर जाके मिलते थे, फिर ये क्राउड में मिलते हैं कभी कभी शाम को, लेकिन अब ये मिलना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक सिक्योर प्लेस ढूंढते हैं। तो विंस्टन रेंट्स अ प्राइवेट रूम अबव मिस्टर चैरिंगटन, है ना, एंटीक शॉप। तो ये वो जो मिस्टर चैरिंगटन है, ये प्रोल्स के जहाँ लोग लोअर रैंक के लोग रहते हैं वहाँ एक शॉप है, और उस शॉप में कैमरा नहीं है, टेलीस्क्रीन नहीं है, क्योंकि सबके घर में सब जगह टेलीस्क्रीन लगा है, लेकिन उस जगह पे उस शॉप में जो बेसमेंट में चैरिंगटन की शॉप के नीचे एक कमरा है, वो ये किराए पे ले लेता है। द सेम मैन हु सोल्ड हिम द डायरी, जिससे ये डायरी खरीद के लाता है, उसका नाम है मिस्टर चैरिंगटन। तो ये उसके पास जाता है विंस्टन, और बात करता है और बोलता है, वो उसको लगता है ये मेरे फेवर में है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेता है और कहता है मेरा जूलिया से अफेयर चल रहा है और मुझे मिलना है। तो वो उसको अपने नीचे वाला रूम, बेसमेंट जो है वो दे देता है, जो कि बहुत गंदा है और साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पे, पर वो इसको रेंट पे विंस्टन को दे देता है, और जूलिया और विंस्टन वहाँ मिलना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, ही बिलीव्स द रूम इज सेफ बिकॉज इट लैक्स टेलीस्क्रीन। उसको लगता है कि यहाँ, वो बताता है चैरिंगटन कि हाँ यहाँ टेलीस्क्रीन नहीं है, एंड द प्रोल नेबरहुड आर मोस्टली इग्नोर्ड बाय द थॉट पुलिस। तो जो कॉमन लोग हैं, अनपढ़ गंवार जाहिल कह सकते हैं, ऐसा उनको प्रोल कहा गया है, तो वो तो ज़्यादा थॉट पुलिस के बारे में माइंड भी नहीं करते,
तो कोई उनको नोटिस नहीं करेगा, ऐसा विंस्टन सोचता है कि इजीली वो लोग मिलेंगे, और वो मिलना शुरू भी कर देते हैं। अब क्या होता है, देयर सीक्रेट अपार्टमेंट बिकम्स अ प्राइवेट वर्ल्ड वेयर दे कैन ब्रीफली लिव अ फ्री लाइफ। तो अब उनके लिए तो ये अपार्टमेंट जो है, सीक्रेट अपार्टमेंट जहाँ ये मिलना शुरू करते हैं, ये इनके लिए प्राइवेट वर्ल्ड बन जाता है, अपनी सब बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं। वेयर दे कैन ब्रीफली लिव अ फ्री लाइफ, तो वो थोड़ा फ्री लाइफ जी पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। शेयरिंग स्टोलन लग्जरीज लाइक कॉफ़ी, शुगर एंड रियल जैम। तो ये क्या करते हैं, चुपचाप से वहाँ पे कॉफ़ी लेके आते हैं, चाय पीते हैं, है ना, खाना पीना करते हैं। अब विंस्टन एंड जूलिया's rebellion escalates when they are finally approached by O'Brien। अब ये तो गवर्नमेंट के बहुत अगेंस्ट हो गए दोनों, एक से अब दो लोग मिल गए। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, इनका जो वो है रिबेलियन एटीट्यूड है वो और बढ़ जाता है जब ये ओ ब्रायन से मिलते हैं। तो ओब्रायन हु confirms Winston's hope by claiming to be a member of the brotherhood। अब ये क्या करता है ओब्रायन, जो कि इनको बताता है कि मैं भी ब्रदरहुड का, confirms Winston's hope by claiming to be member of brotherhood, कि मैं भी, ओब्रायन कहता है कि मैं भी ब्रदरहुड का मेंबर हूँ। Winston and Julia pledge their lives to the cause. O'Brien gives Winston a copy of Goldstein's book। अब ओब्रायन क्या करता है, विंस्टन को एक बुक देता है जो द थेरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ ओलिगैर्कियल कलेक्टिविज्म, इस बुक का नाम है द थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगैर्कियल कलेक्टिविज्म। ओलिगैर्कियल मतलब रूलिंग बाय अ फ्यू, है ना, फ्यू पीपल। तो जब कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है उसको ओलिगैर्कियल कलेक्टिव, ओलिगैर्की कहते हैं। तो ये एक बुक है जो गोल्डस्टीन ने, इमैनुअल गोल्डस्टीन हमने ऊपर देखा था, तो जो इमैनुअल गोल्डस्टीन है उसने एक बुक लिखी है द थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगैर्कियल कलेक्टिविज्म। क्योंकि एक तरह से थेरी एंड प्रैक्टिस ओलिगैर्कियल कलेक्टिविज्म मतलब ये जो कुछ लोग देश को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उस तरह की कोई एक बुक होती है जो कभी इमैनुअल गोल्डस्टीन लिखता है, तो वो ओ ब्रायन के पास है और वो विंस्टन को पढ़ने देता है। तो विंस्टन और अगेंस्ट हो जाता है, एंड विच एक्सप्लेन्स द ट्रू स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ द पार्टीज परपीचुअल वॉर एंड एब्सोल्यूट पावर। इस बुक में लिखा रहता है कि ट्रू स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ पार्टीज परपीचुअल वॉर, कि ये जो पार्टी कंटिन्यूस वॉर कर रही है ना, तो क्यों है, क्या पर्पस है इसका, एन एब्सोल्यूट पावर, और क्यों ये इस पावर, इतनी पावरफुल पार्टी हो गई, ये सारे सीक्रेट्स इस बुक में लिखे हैं। अब क्या होता है, फॉर विंस्टन दिस बुक रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड हिज फाइनल विंडिकेशन। तो ये जो बुक है इसको पढ़ के विल्सन बहुत खुश हो जाता है, जो कि इसके रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड हिज फाइनल विंडिकेशन। अब ये बुक तो पढ़ लेता है, द दिस फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रायम्फ इज शैटर्ड। लेकिन जो ओ ब्रायन है वो जो बुक ला रहा है और शैरिंगटन इसका सपोर्ट कर रहा है, इनको मिलवा रहा है, ये सब शैटर्ड हो जाता है। द फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रायम्फ, कि ये जीत जाएंगे, ये सरकार के अगेंस्ट काम करेंगे, ऐसा प्लान कर रहे हैं दोनों, वो सब कुछ शैटर्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। व्हेन while reading Goldstein's book in their rented room, a voice from behind a picture on the wall says। तो टेलीस्क्रीन से अचानक एक रूम से ये पढ़ रहे होते हैं और वो बुक में से, जो रेंटेड रूम है जहाँ पर ये है, एक वॉइस आती है वहाँ से, बिहाइंड अ पिक्चर, बिहाइंड अ पिक्चर ऑन द वॉल, है ना। तो वो जो पिक्चर लगी है, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, वहाँ से आवाज़ आती है
यू आर द डेड, ऐसे आवाज़ आती है। द पिक्चर इज पुल्ड बैक टू रिवील अ टेलीस्क्रीन, और वो जो पिक्चर है वो टेलीस्क्रीन में आती है, और टेलीस्क्रीन रहता है, इनको तो पता ही नहीं होता कि वहाँ भी टेलीस्क्रीन लगा हुआ है। एंड मिस्टर चैरिंगटन एंटर्स द रूम, और वो टेलीस्क्रीन वॉल पे लगा है जो ये इनको दिखता नहीं है, और अचानक जब उसमें से आवाज़ आती है यू आर द डेड, तो मिस्टर चैरिंगटन एंटर्स द रूम रिवीलिंग हिमसेल्फ टू बी द एन ऑफिसर ऑफ द थॉट पुलिस। तो एक्चुअली जो मिस्टर चैरिंगटन जिससे विंस्टन डायरी खरीद कर लाया था और जिसका रूम इसने रेंट पे लिया है, ये कौन है? ये थॉट पुलिस का ऑफिसर है। तो विंस्टन एंड जूलिया आर अरेस्टेड एंड सेपरेटेड। तो वो विंस्टन को रंगे हाथों बुक पढ़ते हुए मिलते हुए इतने दिन से देखते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते और उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं, अलग अलग ले जाते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, बहुत डराने वाला है, और वो क्या है? टॉर्चर एंड सबमिशन। अब विंस्टन इज टेकन टू द मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनी लव है ना। तो ये पैराडॉक्स एक और कि जहाँ टॉर्चर है वहाँ पे उसका नाम रखा है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लव, द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर एंड एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ लव जो गवर्नमेंट का पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्चर एंड री एजुकेशन, कि इनका काम है कि कोई इनके खिलाफ जाता है या किसी को टॉर्चर करना और उसको री एजुकेट करना, मरने भी नहीं देना उसको, उसके दिमाग को ही बदल देना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लव का काम है। तो वहाँ पे विंस्टन को ले जाया जाता है। अब वो इन द प्रिजन ही इज सब्जेक्टेड टू months of brutal physical and psychological torture orchestrated by his former idol O'Brien। जब ये वहाँ ले जाया जाता है जेल में, तो क्या होता है कि वहाँ पे इसको बहुत कई मंथ तक फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता है, और वो कोई और नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ओब्रायन कर रहा है। ओब्रायन भी स्पाई है, चुपचाप से रंगे हाथों उसने विंस्टन और जूलिया को पकड़ा है। तो अब विंस्टन जब इस जेल में ले जाया जाता है तो उसको इसमें नहीं है, पर उसको ये शुरू से विंस्टन चूहों से बहुत डरता है। तो अब क्या होता है, भूखे चूहे रखे जाते हैं वहाँ पे ऐसे लोगों को तगाने, टॉर्चर करने। तो उनकी केज में जिसमें भूखे बहुत सारे बड़े बड़े चूहे हैं, उनको लाया जाता है और विंस्टन के सिर पे छोड़ दिया जाता है। तो वो विंस्टन का मुंह खाने लगते हैं और विंस्टन बहुत डरता है। ये सब हो रहा है उसके साथ। अब ओ ब्रायन रिवील्स दैट he is and always has been a loyal party members, and that he personally oversaw Winston's long-term surveillance and entrapment। अब पहली बार ओब्रायन अपना रियल फेस दिखाता है और कहता है कि मैं तो अभी भी और हमेशा हैज़ बीन, है ना, लॉयल टू द पार्टी, मैं बहुत लॉयल मेंबर हूँ। और बड़ा उनका जो रहने का तरीका है, ओब्रायन इज़ अ वेरी रिच पर्सन, मतलब बहुत शानो शौकत के साथ वो रहता है। तो वो बताता है कि मैं तो बहुत लॉयल मेंबर हूँ, एंड दैट ही पर्सनली ओवरसॉ, इसीलिए मैंने तुमको जब तुम्हारी गतिविधियाँ देखी तो मैं तुमको बहुत दिन से वॉच कर रहा हूँ, अब तुम रंगे हाथों पकड़े पकड़े जा चुके हो। O'Brien's goal is not merely to extract a confession, but to cure Winston of his insanity, his belief in objective reality, independent thought, and the past. ओब्रायन सिर्फ इसको जान से नहीं मारना चाहता, नॉट मेयरली टू एक्सट्रैक्ट द कन्फेशन की जान से मारना या चलो तुम अपनी गलती मान लो, मनवा लो, नहीं। वो विंस्टन जैसे लोगों से उनकी ऑफ हिज इंसैनिटी, उसको उस मानसिकता में ला देना, पागलपन के हद तक,
हिज बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, राइट, और इंडिपेंडेंट थॉट भूल जाए वो, है ना, पास्ट को भूल जाए, डरने लगे अपने पास्ट से, उस तरह से टॉर्चर करना कि उसका मानसिकता बदल देना. अब अंडर टॉर्चर विल्सन इज फोर्स टू एक्सेप्ट द पार्टीज कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक सच एज दैट 2 + 2 = 5 इफ द पार्टी विल्स इट. तो वो कहता है कि इतना टॉर्चर करते हैं उसको चूहों से, इससे उससे डरा के, कि वो एक्सेप्ट कर ले पार्टी का कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक कि 2 और 2 5, 2 + 2 5 मीन्स जो आप कहते हैं बस वही सही है. वैसे तो मुझे पता है कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन आप कहते हो 5 तो ओके 5. इस तरह से दिन में तारे दिखा देना, वो इतना टॉर्चर होता है. अगर पार्टी ये चाहती है 2 + 2 5 तो ओके 2 + 2 5. हाउएवर ही होल्ड्स ऑन टू वन लास्ट shade of internal resistance, his genuine love for Julia. तो वो बार बार उसको लगता है कि वो जूलिया से प्यार करता है, लेकिन इतना टॉर्चर हो जाता है कि उसके मुंह से निकल जाता है, विंस्टन इज फाइनली टेकन टू रूम नंबर 1. अभी तक तो वो जूलिया से प्यार कर रहा है, अभी तक वो उसके बारे में सोचता है. ही होल्ड्स ऑन टू वन लास्ट शेड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. आखिरी बार जब तक वो जूलिया से अभी भी जेन्युइन लव करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उसको ही इज टेकन टू रूम नंबर 1, जो कि 101, जो कि सबसे ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए या सीवियर क्राइम के लिए जाना जाता है. उस रूम नंबर में इसको ले जाया जाता है. एंड द लास्ट स्टॉप इंटरोगेशन रूम वेयर प्रिजनर्स आर सब्जेक्टेड टू देयर वर्स्ट फेयर. और वहाँ पे जो टॉर्चर है वो अल्टीमेट लिमिट जो है, उस टॉर्चर, ऐसे प्रिजनर्स को इस हद तक टॉर्चर किया जाता है, तो इसको भी किया जाता है. फॉर विंस्टन दिस इज़ अ केज कंटेनिंग हंग्री रेट्स. अब उसको यहाँ पे विंस्टन को हंग्री रेट्स से के उसके सिर पे छोड़ दिया जाते हैं चूहे. एंड एज द केज इज प्रिपेयर टू बी लॉक्ड ऑन टू हिज फेस, और भूखे जानबूझ के चूहों को रखा जाता है और वो उसके फेस में, उसके सिर में छोड़ दिया जाता है, फेस में वो आ जाते हैं. और विंस्टन साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट इज रीच्ड. अब विंस्टन इतना परेशान हो जाता है कि वो साइकोलॉजिकली टूट जाता है. एंड ही स्क्रीम्स डेस्परेटली. और जब उसके मुंह से ये निकल जाता है, डू इट टू जूलिया, डू इट टू जूलिया नॉट मी. ये बड़ा इम्पोर्टेंट डायलॉग है. तो विंस्टन कहता है कि मुझे नहीं करो, जूलिया को करो, जूलिया की गलती है, वो मुझसे प्यार करती थी. डू इट टू जूलिया, डू इट टू जूलिया नॉट मी. बस यहाँ जब मानसिकता उसकी बदलती है, विथ दिस फाइनल एक्ट ऑफ अल्टीमेट बिट्रायल, वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को धोखा देता है. अल्टीमेट बिट्रायल, सेक्रीफाइसिंग द ओनली पर्सन ही ट्रूली लव टू सेव हिमसेल्फ. तो वो क्या करता है कि जिसको वो प्यार करता था, खुद को वो प्यार करता था, वो भूल जाता है. विंस्टन स्पिरिट इज कम्प्लीटली ब्रोकन. और जब विंस्टन की आत्मा मर जाती है तो क्या होता है, he has fulfilled the party's requirement. और वो जो पार्टी चाहती थी वो पूरा हो जाता है उनका पर्पस. द फिजिकल टॉर्चर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज डीपेस्ट ह्यूमन इमोशन. और जो फिजिकल टॉर्चर है हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज डीपेस्ट ह्यूमन इमोशन. वो भी ख़त्म हो जाता है. फिजिकल टॉर्चर से उसका जो ह्यूमन इमोशन है अंदर तक, वो ख़त्म, वो घुल जाता है, वो गायब हो जाता है. तो कंक्लूजन क्या है, विक्ट्री ओवर सेल्फ. अब लास्ट में विंस्टन इज रिलीज अ हॉलो डिफीटेड मैन. अब जब वो है,
जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, डिफीटेड है, वो हारा हुआ पर्सन है. He is now a rehabilitated, devoted supporter of the party. अब वो क्या है? अब वो रिहैबिलिटेट फिर से आता है. अब वो नया तरह का नया विंस्टन है जो पार्टी को सपोर्ट करता है और बेहद सपोर्ट करता है. ही स्पेंड्स हिज डेज ड्रिंकिंग विक्ट्री जिन. वो अपना टाइम पास करता है, अपना खुशी मनाता है ड्रिंकिंग विक्ट्री जिन एट द चेस्टनट ट्री कैफ़े. एक कैफ़े के नीचे बैठा है. एंड वेटिंग फॉर द इनएविटेबल मोमेंट व्हेन द पार्टी विल एग्जीक्यूट हिम. और वो वेट कर रहा है कि पार्टी उसको एग्जीक्यूट करेगी. एंड ही एनकाउंटर्स जूलिया वन फाइनल टाइम. तो एक बार जूलिया से मिलता भी है, लेकिन दे ब्रीफली डिस्कस देयर टाइम इन द मिनिस्ट्री ऑफ लव एंड जूलिया कन्फेसेस दैट शी ऑल्सो बिट्रेड हिम. वो एक दूसरे से ही कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लव में मैंने तुमको धोखा दिया, हमने एक दूसरे को धोखा दिया. दे एक्नॉलेज दैट दे कैन नो लॉन्गर फील द सेम वे अबाउट ईच अदर. लेकिन वो कहते हैं अब हम एक दूसरे से कभी भी एक दूसरे को उस तरह से देख ही नहीं सकते. द नॉवल एंड्स एज विल्सन वॉचिंग अ न्यूज़ रिपोर्ट. लास्ट में वो न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा है, राइट, अबाउट ओशियानाज ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री. कि उनकी जो ओशियाना की विक्ट्री है, मिलिट्री है, वो जीत के आई है. रियलाइजेज दैट हिज फाइनल फ्यूटाइल रिबेलियन इज़ ओवर. कि मैं फालतू ही रिबेल कर रहा था, मैं तो फेवर में हूँ ओबरा बिग ब्रदर के. एंड ही हैज़ फाइनली अचीव द नेसेसरी स्टेट ऑफ माइंड. और वो सोचता है कि फालतू है ये सब, मैं तो बिग ब्रदर से बहुत प्यार करता हूँ. और लास्ट में वो कहता है ही हैड वन द विक्ट्री ओवर हिमसेल्फ. कि मैंने आज अपने मन को जीत लिया है. ही लव्ड बिग ब्रदर, मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूँ, ऐसा वो सोचता है. और नॉवेल एंड हो जाती है. तो इस तरह से 1984 बहुत ही ज़्यादा डराने वाला समय बताया है कि एक समय में प्राइवेट लाइफ कुछ भी नहीं रहेगी एंड माइंड इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. और उसके बाद ह्यूमैनिटी ख़त्म और हमारा फ्रीडम ऑफ माइंड विल बी ओवर. जो कि आज कहीं ना कहीं हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो हम हर जगह सीसीटीवी, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा. तो हमारी प्राइवेट लाइफ एक्चुअली बची नहीं है. हाँ, ये है कि गवर्नमेंट आज टोटलिटेरियन गवर्नमेंट इंडिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक वी आर थॉट्स एंड एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन इसमें वही बताया कि एक टेक्नोलॉजी का और दुनिया इतनी डे बाय डे इतनी इनह्यूमैन होती जा रही है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ये इसमें दिखाया है. तो दिट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नॉवल. And here I am winding up. I think you must have got the idea. Thank you so much. God bless you.